हेलो बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम अपना जो लेसन है पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में हमने अभी तक पढ़ लिया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, और साथ ही हमने कितने मुख्य जैव प्रक्रम होते हैं जीवित जीवों के भीतर, उसके बारे में जाना है। पोषण किसे कहते हैं, एक जैव प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा, स्वपोषी पोषण क्या होता है, किस तरह स्वपोषी पोषण किया जाता है, कौन सी क्रिया होती है। फिर विषम पोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर हमने यह पढ़ा है कि मनुष्य में किस तरह पोषण होता है, कौन से पोषक पाचक अंग पाए जाते हैं, आंत पाई जाती है, कैसे पाचन होता है, कहाँ पर कौन सा एंजाइम निकलता है, और कैसे उसका पाचन पोषक तत्वों का होता है। यह सारी चीज़ें, पोषक तत्व कैसे हमारे कोशिकाओं तक पहुँच जाते हैं, यह सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे जैव प्रक्रम जो कि इससे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि पोषक तत्व हमारे शरीर के भीतर पहुंच चुके हैं। अब उन पोषक तत्वों को, जो अणु हैं पोषक तत्वों के, उन्हें तोड़ करके उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, या उन पोषक तत्वों के अणुओं को तोड़ करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। और यह श्वसन की क्रिया एक जैव प्रक्रम है। यह जैव प्रक्रम कैसे होता है, आज का हमारा लेक्चर का यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैव प्रक्रम श्वसन। सभी सजीवों में पोषण के उपरांत जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक पदार्थों का विखंडन करना पड़ता है, यह मुख्य तरीका है ऊर्जा प्राप्त करने का। जो पोषक पदार्थ हमारे शरीर के भीतर गए हैं, उन्हें हम तोड़ करके उनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा पोषक पदार्थों को तोड़ करके या विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वह जैव प्रक्रम श्वसन कहलाता है। मुख्य रूप से यह एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है जो कि सभी सजीवों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि इन पोषक पदार्थों का विखंडन करने के लिए और इनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो पोषक तत्व हैं इन्हें तोड़ करके इनके भीतर बंधी हुई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जब इन पोषक पदार्थों का विखंडन करते हैं, उस समय उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों ही तरह के श्वसन में, बिना ऑक्सीजन वाले और ऑक्सीजन की सहायता से होने वाले दोनों ही तरह के श्वसन में, सबसे पहली जो क्रिया होती है वह यह होती है कि जो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु होते हैं, उन्हें 3 कार्बन वाले पायरूवेट के अणुओं में तोड़ा जाता है। सबसे प्राथमिक क्रिया श्वसन की यही होती है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले पायरूवेट के अणुओं में विखंडित करना। यह क्रिया जो पायरूवेट के अणुओं को के रूप में विखंडित करने की क्रिया होती है, यह सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और इसलिए इसे हम कोशिकीय श्वसन या अवायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। यह क्रिया जो कोशिका द्रव्य में होती है, इसके उपरांत यह कभी कभी जो पायरूवेट का अणु है वह एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, पायरूवेट सीधे, और इससे ऊर्जा निकलती है। जब यह पायरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, उस समय भी ऊर्जा निकलती है। और इस तरह का जो विखंडन होता है पायरूवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, यह क्रिया हम मुख्य रूप से ईस्ट में देखने को पाते हैं। और ईस्ट में यह जो क्रिया होती है, यह क्रिया किण्वन कहलाती है। इसके द्वारा तमाम उद्योग चलाए जाते हैं, जैसे कि वाइन या शराब उद्योग। इसमें ईस्ट के किण्वन द्वारा ही एथेनॉल बनाया जाता है, और यह एक श्वसन की क्रिया होती है। चूँकि इस क्रिया में जो एक किण्वन की क्रिया है या अवायवीय श्वसन की क्रिया है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इस तरह का श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कुछ जीव में
पाइरूवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। मतलब इसे और भी पाइरूवेट को सरल रूप में तोड़ा जाता है और इसमें इसे तोड़ करके पाइरूवेट को जो 3 कार्बन वाला अणु पाइरूवेट का है उसको तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो हम देख रहे हैं कि एक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी उसको अवायवीय श्वसन हमने कहा, किण्वन कहा, यह क्रिया है। दूसरी ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट को तोड़ा जा रहा है, जो कि जिसमें पाइरूवेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणुओं में बदल जाता है और इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह क्रिया जो हो रही है, जो कि जिसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणुओं में टूट रहा है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और इसमें ऑक्सीजन की भी उपयोगिता होती है, इसमें ऑक्सीजन भी उपयोग किया जाता है। इसलिए इस तरह के श्वसन को हम, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, वायवीय श्वसन कहते हैं। यह मुख्य अंतर है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का। अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें पाइरूवेट के अणु बनते हैं ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ करके और फिर जब वो पाइरूवेट का जो अणु है वह एथेनॉल में टूट जाता है और जिससे ऊर्जा निकलती है। और जो वायवीय श्वसन होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब टूटता है पाइरूवेट का अणु, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो मुख्य अंतर यह है कि उसमें एक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। एक अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं और वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसमें पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणुओं में टूटता है। तो यह मुख्य अंतर है वायवीय और अवायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए ज़्यादा लाभकारी जो श्वसन है वह वायवीय श्वसन है। ये तो जो अवायवीय श्वसन है यह विषम परिस्थिति में होने वाला श्वसन है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है और ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वहाँ पे फिर भी श्वसन की क्रिया हो जाती है, तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। लेकिन जो मुख्य श्वसन की क्रिया है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली क्रिया होती है, जिसे हम वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपको थकावट आने लगती है, थकान महसूस होती है, या हमारी जो मांसपेशियां हैं हाथ की, पैर की, शरीर की, उन मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है, जकड़न आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभार आप जैसे दौड़ते नहीं हैं सामान्य रूप से, तो एक दिन अगर आप दौड़ लेते हैं तो दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो आपको अपनी पेशियों में जकड़न महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे पैर की जो मांसपेशियां हैं उन्हें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उतनी मात्रा में जितनी उनको आवश्यकता है उतनी मात्रा में जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती है तो काम तो फिर भी करना पड़ता है। तो क्या करती हैं, एक नया रास्ता अपना वह खोज लेती हैं ऊर्जा प्राप्त करने का। वह करती क्या हैं, या जो पाइरूवेट का अणु होता है कोशिकाओं में उसको तोड़ करके लैक्टिक अम्ल में बदल देती हैं पाइरूवेट के अणु को, और वह जब लैक्टिक अम्ल में बदलता है तो कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिससे उनकी जो कोशिकाओं को मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं उनकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह पूरी हो जाती है और वह लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे उन पेशियों में जम जाता है, भर जाता है, जिसके कारण हमें अपनी मांसपेशियों में क्रैम्प या जकड़न महसूस होने लगती है। लेकिन ऊर्जा प्राप्त जब विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारी मांसपेशियां जो हैं वह पाइरूवेट को लैक्टिक अम्ल में बदलकर उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। तो यह लैक्टिक अम्ल भी ही हमारी मांसपेशियों की जकड़न या दर्द का कारण होता है। धीरे धीरे जब वह लैक्टिक अम्ल फिर सामान्य परिस्थिति होती है, हम कुछ समय आराम करते हैं, तो धीरे धीरे यह लैक्टिक अम्ल फिर
माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, वहाँ पे टूटता है और वह समाप्त होता है, तो हमारी मांसपेशियों की जकड़न समाप्त हो जाती है। तो यह भी एक तरीका होता है ग्लूकोज से, पायरूवेट से ऊर्जा प्राप्त करने का हमारे मांसपेशियों में जो पाया जाता है। किसी भी तरह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कोशिकीय श्वसन में, किसी भी तरह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा क्या होती है, हमारी कोशिकाओं में एटीपी नामक एक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे यह सामान्य सी बात थोड़ा सा जान लीजिए कि कोशिकीय श्वसन में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह समझ सकते हैं एक पैकेट बना दिया जाता है जिसे हम एटीपी का नाम देते हैं। वह ऊर्जा का पैकेट होता है जिसमें यह ऊर्जा पैक कर दी जाती है एटीपी के रूप में, और यह एटीपी का अणु जो है वह श्वसन में जो संश्लेषित होता है, यह एटीपी का अणु ही हमारे शरीर में कहीं भी जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर यह एटीपी का अणु ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी पूरे शरीर में कोई किसी भी जैविक क्रिया के लिए अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह एटीपी का अणु ही विखंडित करके इसमें बंधी हुई ऊर्जा निकाल कर प्रयोग की जाती है। तो यह क्रिया होती है श्वसन की। तो एटीपी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और कोशिकीय श्वसन में बस इतना जान लीजिए कि जो ऊर्जा निकलती है वह एटीपी के रूप में बांधकर शरीर में सुरक्षित रख ली जाती है। डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कैसे एक ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है। सबसे पहले पाचन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज के, कार्बोहाइड्रेट के अणुओं को ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ा जाता है। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। यह ग्लूकोज का अणु जब कोशिका में पहुंचता है हमारे शरीर की, तो क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ही इसे सबसे पहले यह 6 कार्बन वाला अणु होता है, इसे 3 कार्बन वाले अणु में बदला जाता है और उस 3 कार्बन वाले अणु का नाम होता है पायरूवेट। मतलब ग्लूकोज को 6 से तोड़ करके पायरूवेट के 2 अणुओं में तोड़ दिया जाता है, 3 3 6। तो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला अणु, उसे 3 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में तोड़ दिया जाता है। और जब पायरूवेट में टूटता है ग्लूकोज का अणु तो वहाँ भी ऊर्जा मुक्त होती है। और चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसको तोड़ने के लिए इस तरह के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और जब पायरूवेट के अणु में बदल जाता है ग्लूकोज का अणु, तब इस पायरूवेट के अणु को भी इसको तोड़कर भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके 3 रास्ते होते हैं, इससे ऊर्जा, पायरूवेट के अणु से ऊर्जा प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं। पहला है जो छोटे जीव ईस्ट में पाया जाता है, शराब बनाने की जो फैक्ट्रियां होती हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा जीव होता है ईस्ट। इसमें क्या होता है, यह जो पायरूवेट का अणु है, चूँकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसे भी अवायवीय श्वसन ही कहते हैं और यहाँ भी अवायवीय श्वसन होता है। तो ईस्ट में क्या होता है, यह पायरूवेट का अणु एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो इससे भी ऊर्जा मुक्त होती है। और एथेनॉल में जो कार्बन डाइऑक्साइड में पायरूवेट का अणु तोड़ा जाता है, कौन तोड़ता है, ईस्ट में यह क्रिया होती है, इसमें भी ऊर्जा निकलती है और यह क्रिया हमें, इस क्रिया से हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। दूसरा तरीका हमारी मांसपेशियों में दिखाई देता है। हमारी मांसपेशियों में जब बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम कार्य कर रहे होते हैं, उस समय भी हमें हमारे मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यक जो ऑक्सीजन होती है, जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन जब हमारी मांसपेशियों को नहीं मिल पाती है, तो करती क्या है हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं, इस पायरूवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं और यह लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, जो कि मांसपेशियों की जकड़न का कारण बनता है। तीसरा रास्ता होता है जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होता है, जिससे सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वह तीसरा रास्ता होता है कि पायरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, यह सारी ऊर्जा एटीपी के रूप में सुरक्षित रख ली जाती है। जब आवश्यकता शरीर में होती है तब उसका शरीर उपयोग करता है। तो यह 3 पथ होते हैं ग्लूकोज के अणु के विखंडन के, और इन 3 पथों का उपयोग करके
ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन किया जा सकता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो यह था श्वसन आज का टॉपिक हमारा। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो उसे आप हमसे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।